चलो, then let's start with vapor, liquid equilibrium. तो suppose let's say एक कंटेनर में हमारे पास कोई लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड स्टेट क्या होता था, याद है ना? व्हाट वाज लिक्विड स्टेट? when kinetic energy of molecules was comparable to Potential. potential energy, correct? Yes, sir. बट हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इक्वल तो होगी नहीं, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. कुछ मॉलिक्यूल्स की स्लो होगी, कुछ बहुत फास्ट होंगे। अब जो बहुत फास्ट मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, उनकी टेंडेंसी क्या होगी? उनकी टेंडेंसी तो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करने की होगी, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. बट वो गैसियस स्टेट में जा क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि अगल बगल वाले मॉलिक्यूल उनको जाने नहीं देंगे, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसकी काइनेटिक एनर्जी हाई हो और अगर वो सरफेस के आसपास हुआ तो वो तो तुरंत बाहर निकल जाएगा, करेक्ट? क्योंकि उसकी टेंडेंसी गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करने की है, और सरफेस के आसपास हुआ तो उसको बाहर निकलने का रास्ता है, करेक्ट? Yes, sir. तो पहली चीज तो यही लिख लेते हैं, escape of high kinetic energy molecules from surface of liquid is called as evaporation, ठीक है? तो इवेपोरेशन क्या होता है, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. और अब अगर इस कंटेनर के ऊपर एक ऐसे लिड लगी हुई है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स एस्केप होते जाएंगे, ये यहाँ पे कलेक्ट होते जाएंगे, करेक्ट? इनका यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगा, अग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जब इनका कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ने लग जाएगा तो इनके आपस में कोलिजन होंगे, वॉल से कोलिजन होंगे, उससे काइनेटिक एनर्जी का फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा इन मॉलिक्यूल्स में, और उससे फिर कुछ मॉलिक्यूल स्लो डाउन कर जाएंगे, करेक्ट? वो जो मॉलिक्यूल स्लो डाउन कर गए वो वापस लौटने लग जाएंगे लिक्विड स्टेट में, करेक्ट? तो as evaporation continues,
the number of vapor molecules keeps on increasing. ठीक है. So now there is redistribution of energy in these molecules as a result of which some molecules slow down and return to liquid state. This is called condensation. ठीक है. यस सर. नोट कर लिया पिछला पेज भी. सर पिछला पेज देने एक सेकंड. हाँ सर. डन. Yes, sir. तो इवेंचुअली क्या होगा? इवेंचुअली rate of condensation will become equal to rate of evaporation. Correct? तो जब rate of condensation will become equal to rate of evaporation, उसको हम लोग कहते हैं वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम. ठीक है. यस सर.
और इस सिचुएशन में जो वेपर लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई करती है उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेशन वेपर प्रेशर या सिंपली वेपर प्रेशर। ओके, Yes, sir. Yes, Yes. sir. नोट कर लिया? So 1 minute. डन? Yes, sir. ओके, तो वेपर प्रेशर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? सबसे पहले तो लिक्विड की आइडेंटिटी पे डिपेंड करेगा, क्या लिक्विड है। करेक्ट? जिस लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने ज्यादा होंगे उसका वेपर प्रेशर उतना कम होगा। अग्रीड? Yes, sir. फिर ये डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा ऑन एवरेज मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। क्लियर? Yes, sir. But it does not depends on surface area of liquid। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इतना क्लियर है? अब सपोज मैं ये कहता हूं कि मान लो मेरे पास एक कंटेनर में वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, सपोज यही कंटेनर देखें और हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम आ चुका है। ठीक है, ओके। अब हम इस कंटेनर में एक इंस्टेंट के लिए बस ये लिड हटा के बाहर से वेपर लाके, इसी लिक्विड की वेपर लाके बाहर से और डाल दें इस कंटेनर में, उससे क्या होगा? क्या फर्क पड़ेगा उससे? हमने वेपर थोड़ी और डाल दी इक्विलिब्रियम आने के बाद। व्हाट विल हैपन? सर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। हाँ, तो फिर होगा क्या? इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब कर दिया हमने, वेपर बढ़ा दी। तो वेपर वेपर प्रेशर बढ़ेगा। वेपर बढ़ा दी तो रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ जाएगा। यस सर। Yes, sir. रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ गया तो अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स जाने लग जाएंगे वापस लिक्विड स्टेट में। करेक्ट?
Yes. तो नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स कम होने लग जाएंगे, नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स कम होने लग जाएंगे तो रेट ऑफ कंडेंसेशन कम होने लग जाएगा, करेक्ट। Yes, sir. और Yes, sir. रेट ऑफ कंडेंसेशन कम होने लग जाएगा, और कब तक कम होता रहेगा, जब तक वो वापस रेट ऑफ इवेपोरेशन के बराबर ना आ जाए। एग्रीड। Yes. मतलब Yes. इस उतना ही प्रेशर हो जाएगा जो पहले था डिस्टरबेंस करने से पहले। तो मतलब अगर मैं जबरदस्ती डिस्टर्ब भी करूंगा इस वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम को, बाहर से एक्स्ट्रा वेपर डाली, तो वो एक्स्ट्रा वेपर का क्या होगा, वो एक्स्ट्रा वेपर कंडेंस होके लिक्विड बना लेगा, करेक्ट। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास आया, प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर्स cannot be more than वेपर प्रेशर। ठीक है, मान लो एक लिक्विड का वेपर प्रेशर 200 टॉर है और तुमने उसकी वेपर्स 400 टॉर पे ले ली, तो क्या होगा, क्या होगा अगर ज्यादा वेपर्स ले ली, बताओ, हैं? कोई बता रहा है? अगर ज्यादा वेपर्स ले ली तो क्या होगा, एक्स्ट्रा वेपर कंडेंस होगी, लिक्विड Yes. बनेगा। और कब तक बनेगा, जब तक वापस प्रेशर Equilibrium में। वेपर का जब तक इक्विलिब्रियम नहीं। 200 ना आ जाए, वेपर प्रेशर के बराबर ना आ जाए, करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. और इसी तरह अगर मैंने थोड़ी वेपर निकाल ली होती कंटेनर से, वेपर कम कर दी होती, तो क्या होता, कंडेंसेशन कम होता। Yes, sir. कंडेंसेशन कम हो जाता, मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बिकम ग्रेटर देन रेट ऑफ कंडेंसेशन। अग्रीड। Yes, sir. Yes, sir. तो और मॉलिक्यूल्स फिर, मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा है तो वेपर फेज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ने लग जाएंगे, Yes, sir. रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ने लग जाएगी। और कब तक बढ़ेगी, जब तक वो वापस रेट ऑफ इवेपोरेशन के बराबर ना हो जाए। क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. तो फिर से वही वेपर आ जाएगा। तो अगर वेपर प्रेशर हमने कम भी कर दिया तो क्या होगा, एक्स्ट्रा लिक्विड और इवेपोरेट होगा, सो दैट प्रेशर अगेन बिकम्स Equal to the vapor pressure. इक्वल टू वेपर प्रेशर। बट ये तभी हो पाएगा जब हमारे पास सफिशिएंट लिक्विड हो इवेपोरेट करने के लिए। अगर मान लो लिक्विड ही खत्म हो गया कंटेनर में तो फिर नहीं हो पाएगा ये, करेक्ट। Yes, sir. तो अगला एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं, एक नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, प्रेशर applied by vapors cannot be less than vapor pressure till sufficient liquid is available।
ठीक है, क्लियर, Yes, sir. Yes, sir. हो गया नोट? 1 minute. Yes, sir. Done. चलो बुकलेट ओपन करो, एक दो प्रॉब्लम्स करते हैं। एक एक्सपर्टीज में देखो, एक प्रॉब्लम है, एक्सपर्टीज में एक प्रॉब्लम है रिगार्डिंग, एक मिनट, एक्सपर्टीज का कौन सा प्रॉब्लम है वो? एक्सपर्टीज का प्रॉब्लम 13। चलो ये दो प्रॉब्लम करो, एक एक्सपर्टीज का 13 और एक विंडो टू एडवांस में एक्सपर्टीज का 13 और विंडो एडवांस में इंटीजर टाइप का एक ही प्रॉब्लम है। ये दो प्रॉब्लम्स करो जरा सब लोग।
हो गया है दोनों? बोलो, डिस्कस करने हैं? फिर एक्सप्लोर। 13 हुआ एक्सपर्टीज का। नहीं सर। चलो देखो, उसमें क्या दिया है। कितने लीटर का ड्रम है? 100 लीटर का ड्रम है, करेक्ट? यस। Yes, sir. और उसमें 60 लीटर एसीटोन है, मतलब लिक्विड है। तो गैसेस के लिए अवेलेबल वॉल्यूम कितना है इसमें? गैसेस के लिए अवेलेबल वॉल्यूम 40 लीटर। और जब इस कंटेनर को सील किया गया तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था? 750, करेक्ट? मतलब Yes, sir. कंटेनर के अंदर भी टोटल प्रेशर 750 रहेगा। ओके। अब एसीटोन का वेपर प्रेशर कितना गिवन है? 400। तो एसीटोन का वेप, इसमें पार्शियल प्रेशर होगा एसीटोन की वेपर्स का 400। तो बचा हुआ प्रेशर किसका होगा? एयर का। तो जो अंदर एयर ट्रैप हुई उसका प्रेशर होगा 350 टॉर। अब इस सिलेंडर में डेंट आ जाता है जिससे इसका वॉल्यूम हो जाता है 80 लीटर। तो अब सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया 80 लीटर। ठीक है। 80 में 60 लीटर में तो लिक्विड है। अब गैसेस का वॉल्यूम कितना हो रह गया? 20 लीटर, करेक्ट? मतलब गैसेस का वॉल्यूम हाफ हो गया। सेम टेम्परेचर पे वॉल्यूम हाफ हो गया तो प्रेशर को क्या होगा? बॉयल्स लॉ अगर लगाए, कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम हाफ कर दिया तो प्रेशर डबल हो जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. यस। तो अब एयर का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा? 700 टॉर। ठीक है। 350 से डबल हो जाएगा 700। एसीटोन का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा? है, बताओ। इसका भी डबल होगा 400 से 800। Yes, sir. या But we know pressure applied by vapors cannot be greater than vapor pressure. Yes, sir. तो क्या होगा? 400 से 800 होगा तो एक इंस्टेंट के लिए, लेकिन वो फिर वापस 400 था। हाँ, एक्स्ट्रा एसीटोन वापस कंडेंस होगी और वापस ये प्रेशर आ जाएगा 400 पे। तो टोटल प्रेशर कितना रहेगा? 1100 mmH. 1100 टॉर। ठीक है। Yes, sir. क्लियर है 13th प्रॉब्लम? Yes, sir. Yes, sir. हम लोग का डाउट लेक्चर कब है इस वीक? Friday. फ्राइडे। बुकलेट डिस्कशन कर लेंगे। हाँ, फ्राइडे तक बुकलेट, डीपीपी, गैसियस स्टेट की सब असाइनमेंट कंप्लीट हो जाने चाहिए। ओके। सर कोई एक्स्ट्रा असाइनमेंट भेजा है? 2 भेजे ना? सर वो ADCH सर वाले हैं।
नहीं, 2 मैंने भेजे थे, फाइनल लैप और No, रैंक sir. लिस्ट। चलो, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ, So नहीं मिला मैं assignment. ठीक है, वो सब क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। Okay, sir. तो चलो, लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट चैप्टर। Energetics. Energetics, as the name suggests, will be energy study. समझ रहे हो? Yes. एनर्जी का जो भी लेना देना है, जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, एटसेट्रा, दैट ऑल स्टडी वी विल डू इन energetics. Okay, and it is also called as thermodynamics and thermochemistry. Basically 2 पार्ट्स पढ़ेंगे हम लोग इसमें। एक पार्ट होगा थर्मोडायनामिक्स और एक पार्ट होगा थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनामिक्स में वी विल स्टडी एनर्जी एक्सचेंजेस इन, क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग? एनर्जी एक्सचेंजेस या एनर्जी रिलेटेड सारे क्वेश्चन, एनर्जी रिलेटेड वेरिएबल्स या एनर्जी एक्सचेंज इन अ प्रोसेस। और थर्मोकेमिस्ट्री में क्या करेंगे हम लोग? Reactions are related. You know. एनर्जी एक्सचेंजेस इन अ रिएक्शन। प्रोसेस और रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है, वो क्लियर है? Sir, reaction is a process. It's like a type of process. नहीं नहीं नहीं, देखो, रिएक्शन और प्रोसेस का डिफरेंस ऐसे समझो। ये कंटेनर है, इसमें अमोनिया गैस है 1 atm पे, 300 केल्विन पे, ठीक है? तुमने इस Yes. अमोनिया गैस का प्रेशर या टेम्परेचर चेंज कर दिया, इसको कंप्रेस कर दिया, अमोनिया गैस का प्रेशर या टेम्परेचर चेंज कर दिया। अमोनिया है 1 atm पे, इसको तुमने कर दिया अमोनिया 5 atm पे। ये है थर्मोडायनामिक प्रोसेस। लेकिन तुमने इसको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना दिया, ये है केमिकल रिएक्शन। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस में क्या होगा, हम कोई उस सब्सटेंस की कुछ प्रॉपर्टी चेंज कर देंगे, लेकिन सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज नहीं करेंगे। सब्सटेंस इनिशियली क्या था? अमोनिया गैस। हमारे चेंज के बाद भी सब्सटेंस क्या है? अमोनिया गैस। उसके कुछ पैरामीटर्स की वैल्यू बदल गई है, तो दिस इज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ठीक है? Yes. Yes, sir. लेकिन अगर हम सब्सटेंस की आइडेंटिटी ही बदल दें, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। हमने बॉन्डिंग ही बदल दी, करेक्ट?
Yes, sir. समझ में आया प्रोसेस और रिएक्शन क्या है? Yes, sir. तो चलो अब आज कुछ हम लोग बस डेफिनेशंस लिखेंगे. जस्ट नोट डाउन दीज डेफिनेशंस. ठीक है. तो सिस्टम Yes, क्या sir. है? उतना पार्ट यूनिवर्स का जो हमारी ऑब्जर्वेशन में है, जो हम करेंटली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जितने पार्ट पे हम मेजरमेंट कर रहे हैं, दैट इज सिस्टम. और जो बाकी यूनिवर्स है जो उससे एनर्जी एक्सचेंज करने की पोजीशन में है, दैट इज इट्स सराउंडिंग. Surrounding. बाउंड्री क्या है? द सेपरेटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. ठीक है. हो गया. Yes, तो sir. एक मिनट. यस हो गया. जस्ट 1 मिनट. तो बाउंड्री के क्या क्लासिफिकेशन है वो जरा देखते हैं. हाँ. तो बाउंड्री कैन बी क्लासिफाइड एज. तो क्या क्या बाउंड्री के क्लासिफिकेशन है? पहला क्लासिफिकेशन हम लोग बाउंड्री का कर सकते हैं एज रियल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री.
करेक्ट? क्लियर है ना? रियल और इमेजिनरी बाउंड्रीज क्या होंगी? Yes. Yes, sir. जैसे सपोज एक रूम का एग्जांपल ले लो, तो रूम की बाउंड्रीज क्या है? 4 वॉल्स, फ्लोर, सीलिंग, door, windows, etc. Correct? Yes, sir. And these are real boundaries. But suppose if we open the door of room, so at the location of door, actually there is no boundary between the room inside, between the air inside the room and air outside the room. We are just imagining a boundary there. Correct? Yes, sir. Clear? Yes, sir. Yes, sir. तो इस क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? इस क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस ये है कि रियल बाउंड्री अगर होगी तो रियल बाउंड्री में मैटर एक्सचेंज नहीं होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. रियल बाउंड्री will not allow matter exchange between, या ठीक है, मैटर एक्सचेंज, बट imaginary boundary will allow मैटर एक्सचेंज. ठीक है? Yes, sir. अगला क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं अब रियल बाउंड्री में ही. रियल बाउंड्री में फर्दर एक क्लासिफिकेशन हो सकता है कि रियल बाउंड्री कैन बी रिजिड और फ्लेक्सिबल. करेक्ट? ठीक है? Yes. Yes, sir. इस क्लासिफिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? देखो, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है? एनर्जी एक्सचेंजेस. करेक्ट? अब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी किस वे में एक्सचेंज हो सकती है? व्हाट आर द डिफरेंट वेज in which energy can be exchanged between system and surrounding? There are only two ways of energy exchange between system and surrounding. First is heat and second is work. ठीक है? Yes, sir. Heat and work are the two ways in which system and surrounding can exchange energy. Clear है? Yes, sir. और वर्क क्या होता है? वर्क यू नो इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. Yes, sir. तो वर्क तो तभी हो पाएगा जब कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, और कुछ डिस्प्लेसमेंट के लिए बाउंड्रीज को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा. अगर सिस्टम की बाउंड्री रिजिड है तो रिजिड बाउंड्रीज में तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं. करेक्ट? Yes, sir. तो हीट ही हो सकता है मेथड ऑफ क्या एक्सचेंज. क्या है? तो रिजिड बाउंड्री के केस में हीट से एक्सचेंज हुआ. हीट का अलग लेके, तो रिजिड बाउंड्री में हम ये लिखेंगे कि अगर रिजिड बाउंड्री है, रिजिड बाउंड्री will not allow
एनर्जी एक्सचेंज in form of work, but flexible boundary will allow energy exchange in form of work. ठीक है? Yes, sir. और अगला क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं डायाथर्मिक बाउंड्री और एडियाबैटिक बाउंड्री. एडियाबैटिक बाउंड्री एक ऐसी बाउंड्री होती है जो अपने अक्रॉस हीट फ्लो नहीं होने देती है, और डायाथर्मिक बाउंड्री अपने अक्रॉस हीट फ्लो अलाउ करती है. ठीक है? तो क्या होगा? एडियाबैटिक बाउंड्री will not allow energy exchange in form of heat, but diathermic boundary allows energy exchange in form of heat. ठीक है? Yes, sir. कर लिया नोट? Yes, sir. तो आगे लिखते हैं. तो किस तरह की बाउंड्री है, डिपेंडिंग ऑन दैट, तो बेस्ड ऑन the type of boundary system can be classified as. सिस्टम के क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकते हैं? ओपन सिस्टम्स, क्लोज्ड सिस्टम, Isolated system. आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है? नोट किया इसको? Yes, sir. ओपन सिस्टम्स क्या है?
open system. Both matter and energy exchange can occur. ठीक है? Yes, तो sir. सिस्टम और सराउंडिंग के बीच मैटर एक्सचेंज भी हो सकता है, एनर्जी एक्सचेंज भी हो सकता है। तो ऐसे सिस्टम के लिए हमें कैसी बाउंड्री चाहिए होगी? Diathermic. डायाथर्मिक क्यों? ऐसे सिस्टम के लिए हमें डेफिनेटली एक Imaginary. इमेजिनरी बाउंड्री चाहिए। करेक्ट? मैटर एक्सचेंज हो गया तो एनर्जी ऑटोमेटिकली एक्सचेंज हो गई। ओके? Yes, sir. सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड सिस्टम क्या है? What system? क्लोज्ड सिस्टम्स। क्लोज सिस्टम में क्या होगा? ओनली एनर्जी एक्सचेंज, नो मैटर एक्सचेंज। क्लियर? Yes, sir. कैसी बाउंड्री चाहिए इसके लिए? Real. तो इसके लिए रियल तो चाहिए। मैटर एक्सचेंज And हमें diathermic. रोकना है नहीं। रियल के साथ साथ बाउंड्री को होना पड़ेगा डायाथर्मिक एंड रिजिड, या रियल के साथ डायाथर्मिक एंड फ्लेक्सिबल, दोनों ही केस में एनर्जी एक्सचेंज तो हो ही रहा है. या रियल के साथ एडियाबैटिक एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है? तो इन तीन कॉम्बिनेशन की जो बाउंड्री होगी वो हमें एक क्लोज्ड सिस्टम देगी। और थर्ड, आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें ना तो मैटर एक्सचेंज होगा ना एनर्जी, नीदर मैटर नॉर एनर्जी एक्सचेंज। कैसी बाउंड्री चाहिए? रियल Rigid idea. Rigid idea. एंड एडियाबैटिक। ठीक है? Yes, sir. आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल बताओ जरा। Sir, कहते हैं ना universe is an isolated system. और कोई बता सकते हो? डे टू डे लाइफ के यूज के जो हमारे सिस्टम था उनमें बताओ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। हाँ बहुत सर, वॉल्यूम कहते हैं माइक बहुत के कम। थोड़ा दूर हो. आई एम सेइंग डे टू डे लाइफ के यूज के बताओ। आइसोलेटेड सिस्टम का कोई एग्जांपल है? नो सर. यार ऐसा कैसे नो? और थर्मोस। हाँ, थर्मस फ्लास्क। सर थॉमस लेकिन हो तो सकता है ना थोड़ा बहुत. क्या? सर थोड़ा बहुत तो हो सकता है ना. बहुत कम। वो अब तुम जितना बेटर बनाओगे वो तो थोड़ा मतलब
It is almost close to a isolated system ना, ice box, thermos Yes, flask. sir. ठीक है, हाँ सर. चलिए, तो ये तीनों टाइप के सिस्टम क्लियर है. Yes, sir. तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि भाई सिस्टम क्या है. एक बार सिस्टम डिसाइड हो गया कि ये सिस्टम है, तो नेक्स्ट थिंग वी विल ऑब्जर्व इज कि उस सिस्टम के अंदर सब्सटेंस क्या है. ओके, उस सिस्टम के अंदर कुछ चीज होगी ना, कुछ सब्सटेंस होगा. Yes, sir. तो सब्सटेंस की वेरियस चीजें हम लोग मेजर करेंगे. करेक्ट. भाई सपोज मान लो हमने एक ऐसा सिस्टम चूज किया जिसके अंदर एक आइडियल गैस है, तो हम लोग क्या क्या मेजर करेंगे उस आइडियल गैस का. Pressure, volume, temperature, moles. प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, डेंसिटी. करेक्ट. Yes, sir. तो इसी से तो हमें पता चलेगा ना हमारे पास सिस्टम जो है उसमें कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं. तो Yes, sir. इन चीजों को हम लोग कहते हैं सिस्टम वेरिएबल्स. तो अब अगली डेफिनेशन पे आते हैं. सिस्टम वेरिएबल्स क्या है ये. सिस्टम वेरिएबल्स आर parameters of substance in the system. और सब्सटेंस की ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं. क्या क्या एग्जाम्पल होंगे. एक तो हम लोगों ने बोला प्रेशर और वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, मास, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विस्कोसिटी, एटसेट्रा. ठीक है, Yes, sir. नोट करो उसको. कर लिया नोट. Yes, sir. चलो आगे लिखते हैं. एक मिनट. हाँ,
तो कैसे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं सिस्टम वेरिएबल्स को? तो पहली कैटेगरी होती है Intensive and extensive. इंटेंसिव वेरिएबल। गुड। क्या होते हैं इंटेंसिव वेरिएबल? सर जो मतलब उनको अगर सपोज डिवाइड भी कर दिया जाए तो चेंज नहीं होता जैसे प्रेशर है। Intensive variables are those variables which do not depend on the amount of substance in the system. ठीक है? यस सर। And are not additive. तो ये हो गए इंटेंसिव वेरिएबल्स। और दूसरा extensive variables. Are those variables which depend on amount of substance and are additive. ठीक है? यस सर। हो गया नोट? यस सर। Yes, sir. So now
चलो बताओ इनमें से कौन से एक्सटेंसिव है, कौन से इंटेंसिव है। नोट कर लिए थे सारे। नो सर कर रहा है फर्स्ट पेज पे ये नोट। हो हो गया। यस Yes. नेक्स्ट Next page. हो गए। एक सेकंड। डन सर। बोलो क्या आंसर है। सर हाँ प्रेशर इंटेंसिव है। Pressure will be intense. सर वॉल्यूम एक्सटेंसिव। टेम्परेचर इंटेंसिव। डेंसिटी भी इंटेंसिव। मोल्स एक्सटेंसिव, मास एक्सटेंसिव।
refractive index intensive, viscosity भी intensive, क्लियर है ये सबको? Yes. Yes. heat capacity extensive होगा, specific heat capacity intensive हो जाएगा, extensive by extensive will be intensive, ओके तो correct है ना? intensive by intensive भी intensive ही होगा, intensive into extensive will be extensive, and last वाला intensive हो जाएगा, Intensive. लास्ट वाला Intensive. इंटेंसिव, ठीक नहीं? यही बोल रहे हो ना? Yes sir. Yes, sir. अच्छा थर्ड पेज, तो third page है, Third page. हाँ Sir, हमने एक देखा। और एक मिनट, 14 तक थे ना वहाँ? yes sir. Yes, sir. ये 3 और है। हाँ बताओ इसके। एक सेकेंड, तो पहला वाला एक्सटेंसिव है, पहला वाला एक्सटेंसिव, दूसरा मतलब 16 वो भी एक्सटेंसिव, वो Extensive. भी एक्सटेंसिव, लास्ट Intensive. इंटेंसिव,
तो क्वेश्चन ये उठता है, पहले पेज वाले अच्छा, ये 1 to 8 सबको क्लियर है कैसे डिसाइड कर रहे हैं? किसी को डाउट है? नो नो डाउट। सबको क्लियर है? अब यहाँ पे जो 11th है, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव कैसे बोला, ये बताओ। सर, एक एग्जांपल लेके समझा सकता हूँ। एक एग्जाम्पल से कोई चीज को तुम फैक्चुअल प्रूफ नहीं कर सकते हो भाई। लॉजिक ये है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मोल्स पे डिपेंड करती है, करेक्ट? क्या मास? नहीं, मास नहीं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ मोल्स, अमाउंट ना, अमाउंट का एसआई यूनिट क्या है? मोल। यस। ओके, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मोल्स पे डिपेंड करती है, तो कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू मोल्स रेस टू रेस सम टू वन। वन। नहीं, वो रेस टू वन ही होना नेसेसरी है क्या? नो सर, कुछ और भी। वही डिबेट है, कुछ और भी हो सकता है। मान लो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एन क्यूब के प्रोपोर्शनल है, तो उनका रेशियो क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा? यस सर। कैसे होगा? एन अच्छा नहीं, क्यूब वो और रेस टू एन होगा, वन होगा, तो एन रेस टू वन तो एक्सटेंसिव हो जाएगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ ना। यस सर। तो can we say surely that ratio of two extensive properties will always be a intensive property? नो सर, only if the power of the moles is same. चलो इसको जरा समझते हैं थोड़ा। मान लो मेरे पास दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है? दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं एक्स और वाई। एक प्रॉपर्टी मोल्स की फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है एक्स विच इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स रेस टू वन। दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी y विच इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स स्क्वायर, ठीक है? यस सर। अब मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें n1 मोल्स है। इस सिस्टम के लिए उस प्रॉपर्टी x की क्या वैल्यू होगी? सम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट स्मॉल x लेट्स से टाइम्स n1, ठीक है? यस सर। और प्रॉपर्टी y की क्या वैल्यू होगी? सम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेट्स से स्मॉल y टाइम्स n1 स्क्वायर। ओके, एक दूसरा सिस्टम है जिसमें n2 मोल्स हैं। इसमें x2 की क्या वैल्यू होगी? x टाइम्स n2, यस सर। और y2 की क्या वैल्यू होगी? y टाइम्स n2 स्क्वायर, करेक्ट? अब मैं इन दोनों सिस्टम्स को कनेक्ट कर दे ऐड मतलब कंबाइन करके एक बड़ा सिस्टम बना लेता हूं जिसमें टोटल मोल्स कितने हो गए? n1 प्लस n2, ठीक है? यस सर। इसमें उस प्रॉपर्टी x की क्या वैल्यू होगी? x टाइम्स n1 प्लस n2 which is also equal to x1 plus x2, करेक्ट? यस सर। और y की क्या वैल्यू होगी? बाई वन प्लस बाई टू है। y n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर, करेक्ट? यस सर। which is not equal to y1 plus y2,
करेक्ट। Yes, sir. और हम लोगों की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन थी कि विच डिपेंड्स ऑन Additive. अमाउंट एंड आर एडिटिव। एडिटिव की कंडीशन है साथ में, करेक्ट। Yes, sir. एडिटिव की कंडीशन है साथ में, तो इट कैन नॉट बी प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर या एनी अदर पावर ऑफ n। ओके, Yes, sir. तो यहां से हमने क्या एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर ओनली प्रोपोर्शनल टू n⁻⁴। ओके, हाँ sir. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज तो हमें मालूम है डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट, मतलब दे आर प्रोपोर्शनल टू n⁻⁴। ठीक है। Yes, sir. तो अब अगर ये पेज पे वापस आए, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो n⁻⁴ होंगी हमेशा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो उनका रेशियो n⁻�0 होगा। दिस विल बी अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, करेक्ट। Yes, sir. तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो n⁻�0 अपॉन n⁻�0 विल आल्सो बी n⁻�0। 0. Intensive into extensive, n⁻�0 into n⁻⁴ will be n⁻⁴. This is extensive, correct. But यहाँ 14th में n⁻�0 upon n⁻⁴ is proportional to n⁻⁻⁴. This property is neither extensive nor intensive. The definition of extensive and intensive is not applicable here. Okay. Yes, sir. Similarly, next extensive into extensive, क्या होगी ये प्रॉपर्टी Sir, है? n⁻⁴ into n नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. कुछ नहीं होगा, ना एक्सटेंसिव है ना इंटेंसिव है। 15 सही है, सही है. 16 सही है। सही है. क्लियर। तो सर 0 और 1 के अलावा अगर कुछ और हुआ तो कुछ भी नहीं होगा. तो वो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव इंटेंसिव में क्लासिफाइड ही नहीं है, वो ना तो एक्सटेंसिव है ना इंटेंसिव है। ठीक है, Yes. क्लियर। यहां तक किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. प्रोसेसेस नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Okay, sir. आज ये बेसिक डेफिनेशंस हो गई। बुकलेट कंप्लीट करो। आई वांट गैसियस स्टेट बुकलेट and all assignments to be completed quickly before we come to numerical part of thermo. Okay, sir. क्योंकि थर्मो स्टार्ट होने के बाद फिर पुराना कुछ बैकलॉग कवर करने का टाइम बचेगा नहीं। ठीक है, Yes, sir. चलो टुडे आई विल स्टॉप हियर। ओके, बाय एवरीबॉडी। Thank you, sir. Thank you. Bye. Thank you, sir. सर वो